हेलो स्टूडेंट्स, आज पोएम 3 अर्थात ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे एक महान कवि, एक ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन ने लिखा है, उसकी फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव की चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस is a poem that has been composed in the form of a sonnet. And in this poem, the poet John Milton has described about the problem of his own life. That is why we can say that on his blindness is not only a sonnet, but it is a personal sonnet, because the description of the sonnet is related with the personal life of the poet. आपको ये भी बताया गया है कि एक सोनेट के दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। यह मिल्टन के द्वारा लिखा गया सोनेट है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह मिल्टॉनिक सोनेट के फॉर्म में लिखा गया होगा, जिसे हम इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम जो है एक ही प्रकार के सोनेट के होते हैं, जिनका ऑक्टेव पार्ट का जो राइम स्कीम होता है वो ए बी 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 ए, ये ऑक्टेव पार्ट का होता है। जबकि सेस्टेट पार्ट का अर्थात अंतिम जो 6 पंक्तियां होती हैं, उनका राइम स्कीम जो है 3 तरह का हो सकता है। सी डी सी, सी डी सी, ये 6 पंक्तियां हैं, या सी डी ई, सी डी ई हो सकता है, या सी डी ई या डी ई हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक जो है राइमिंग स्कीम जो है ये सेस्टेट पार्ट का हो सकता है, जो अभी लिखा नहीं गया है। अब जो है एक्सप्लेनेशन के तौर पर, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए हम ऑक्टेव पार्ट की चर्चा करें, और यहीं तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसकी जो है व्याख्या और इसका अर्थ ये सब हम समझेंगे। आपको बताया गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कवि ने अपने अंधेपन का वर्णन किया है। जब वह जो है अंधा हो गया था, तो उस समय जो है उसकी उम्र जो है 44 ईयर्स थी, अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में कवि को उसकी आंखों से दिखाई देना जो है बंद हो गया। कवि बहुत दुखी हो जाता है और वह ईश्वर से शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी सेवा करने के लिए जो प्रतिभा, जो योग्यता मिली थी, जिसका मैं अपनी कविता की पंक्तियों में प्रयोग करके तुम्हारी सेवा करता था, अब लगता है कि वह मौका जो है नहीं मिलेगा। इसलिए वह जब कभी भी सोचता है, वह बहुत दुखी हो जाता है कि आगे वह जो है ईश्वर की सेवा में अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। लिखता है, When I consider, कवि कहता है, When I consider how
माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन जब, आई कंसीडर मैं सोचता हूं, हाउ कि कैसे, माई लाइट मेरी आंखों की ज्योति। यहां लाइट शब्द का प्रयोग, लाइट का अर्थ प्रकाश होता है, लेकिन यहां हम प्रकाश का केवल प्रकाश ही अर्थ नहीं लेंगे, यहां पर आई साइट का अर्थ लिया जाएगा, उसके आंखों की ज्योति का अर्थ लेंगे। इज स्पेंट, स्पेंट का मतलब खर्च हो गई, अर्थात मेरी आंखों की ज्योति चली गई। कब? एर हाफ माई डेज, एर का मतलब बिफोर होता है, पहले, हाफ माई डेज अर्थात मेरी आधी आयु समाप्त करने के पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार से भरे हुए विस्तृत संसार में। वैसे तो यह संसार जो है सामान्य स्वस्थ आंख वाले के लिए भी विशाल है, लंबा चौड़ा है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ वाइड शब्द का प्रयोग जो है क्यों किया गया है। वाइड शब्द का प्रयोग करके कवि अपनी असमर्थता भी दिखाता है कि एक तो जो है स्वस्थ आंख वाले व्यक्ति के लिए ही यह संसार बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन आंखों की ज्योति समाप्त हो जाने के बाद यह लंबा चौड़ा संसार कई गुना लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर जो है 1 किलोमीटर की दूरी जो है किसी व्यक्ति को जो है तय करने के लिए कह दिया जाए, तो उसे जो है मन में रहता है कि ये बहुत लंबी दूरी है, लेकिन वही 1 मीटर की दूरी भी जो है एक अंधे व्यक्ति के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर लगेगी, क्योंकि वह अंधा है। इसलिए कवि कहता है कि जब कभी भी मैं सोचता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मेरी आधी आयु समाप्त करने के पहले ही हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई। एंड दैट वन टायरेंट, एंड और दैट वन टायरेंट, वह काव्य प्रतिभा, टैलेंट, टैलेंट का शाब्दिक अर्थ प्रतिभा या योग्यता होता है, प्रतिभा या योग्यता, एबिलिटी, लेकिन यहां अर्थ जो है काव्य प्रतिभा से लिया जाएगा, जिसको हम पोएटिक टैलेंट बोलेंगे। पोएटिक टैलेंट अर्थात कविता लिखने की विशेषता। तो एंड दैट वन टैलेंट, और मुझे वो जो एक प्रतिभा तुम्हारे द्वारा दी गई थी, ईश्वर से कहता है वो, कि वह एक काव्य प्रतिभा जिसको तूने मुझे दिया था, जिसका प्रयोग करके मैं तुम्हारी और संसार की सेवा करता, वह काव्य प्रतिभा which is death to hide, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। which is death, death मृत्यु, to hide का मतलब छिपाना, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। lost with me useless, lost means पड़ा रहना, with me मेरे अंदर, useless बेकार। अब मेरे अंदर वो काव्य प्रतिभा बेकार पड़ी हुई है। क्यों? योग्यता तो है, but I can't see anything because I have lost my eyesight, क्योंकि मैंने अपनी आंखों की ज्योति को खो दिया है। That is why I cannot use this poetic talent in active service of God. So this poetic talent is useless in me. मेरे अंदर यह काव्य प्रतिभा अब बेकार ही पड़ी हुई है। Suppose that we can easily understand it. अगर किसी व्यक्ति के अंदर
कोई प्रतिभा है और उस प्रतिभा का यूज जो है वह अपने किसी एक अंग से करता है, वह अंग ही नहीं है, तो वह उस प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए वह प्रतिभा उसके अंदर बेकार ही रह जाती है। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि मेरे अंदर कविता लिखने का गुण तो है, लेकिन मेरी आंखों की ज्योति न होने के वजह से मैं कविता को लिख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी किसी भी चीज की रचना में नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए यह लगता है कि अब मेरे अंदर हमेशा बेकार ही पड़ी रहेगी। 2 यद्यपि हालांकि माई सोल मोर बेंट मेरी आत्मा मेरा मन, मोर बेंट, मोर का मतलब अत्यधिक ज्यादा, बेंट मीन्स तत्पर उत्सुक, यद्यपि मेरा मन जो है बहुत अधिक उत्सुक, मेरे अंदर जो है जिज्ञासा है कि मैं टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व का मतलब सेवा करूं, देयर विथ का मतलब इस काव्य प्रतिभा से, माई मेकर अपने मेकर बनाने वाला, अर्थात यहाँ बनाने वाला ईश्वर के लिए आया हुआ है, इसीलिए एम इसका कैपिटल है। अर्थात आपको बताया भी गया है, आप जानते भी हैं कि जब कोई भी शब्द जो है ईश्वर के लिए आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। आइदर द वर्ड इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन और इवन इन द लास्ट ऑफ लाइन और इन द मिडिल ऑफ द लाइन, चाहे वह जो है सेंटेंस के शुरुआत में हो, लास्ट में हो या बीच में हो, कहीं भी हो, अगर वह ईश्वर के लिए आया है तो उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल लिखा जाता है, फर्स्ट जो है लेटर कैपिटल होता है। तो अब यहाँ कवि कह रहा है कि वह काव्य प्रतिभा जो तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई थी, कविता लिखने की जो योग्यता थी, जिसे तूने दिया था और जिसका मैं तुम्हारी सेवा में यूज करता था, अब वह काव्य प्रतिभा जो है मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, वह छिप गई है और जो छिप जाए वह मृत्यु के समान माना जाता है। अर्थात मेरी काव्य प्रतिभा मेरे अंदर ही अब मर जाएगी। वह काव्य प्रतिभा लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। यहाँ विच इज डेथ टू हाइड, इस जो है इस पंक्ति में कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है और उस अलंकार का नाम होगा मेटाफर। इसमें मेटाफर का प्रयोग करता है। हालांकि इस पंक्ति में लाइक, एज, सो, सच एज में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब इसका हम अर्थ निकाल रहे हैं तो इसमें लिख रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। सो लाइक वर्ड इज साइलेंट इवन इन दिस फ्रेज, इस फ्रेज में लाइक शब्द साइलेंट है। That is why we can say that here is a proper use of metaphor figure of speech in this phrase. Okay, तो इस शॉर्ट नोट में आप इसका यूज कर सकते हैं। Which is death to hide, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। Lost with me useless, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। कभी आगे कहता है दो, दो का मतलब यद्यपि, दो My soul more bent to serve there with my maker, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अर्थात मन से, दिल से मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। Because I have lost my eyesight, क्योंकि मैंने अपनी आंखों की ज्योति खो दी है। And present my true account, और प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं my true account, अकाउंट लेखा जोखा। अब लेखा जोखा का मतलब अपने जीवन का लेखा जोखा,
कवि को यहाँ डर है, वह डरता है। वैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम रिलीजन में, इस धर्म में ये माना जाता है, ये मान्यता होती है कि मृत्यु के पश्चात जो है ईश्वर के सामने, गॉड के सामने हमें हमारे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है। वहां पूछा जाता है कि तुम जो है क्या किए, कितना किए, क्या जो है तुम्हारे द्वारा जो है योगदान समाज में या लोगों के जीवन में दिया गया। इस भावना से जो है वह इस फ्रेज का प्रयोग करता है, कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं अपने जीवन का सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अर्थात मेरा मन है, मेरे मन में यह जिज्ञासा हमेशा रहती है कि मैं इस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करूं और अपने जीवन का सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूं। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो लिस्ट, यह एक कंजंक्शन है जिसको हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड अर्थात ईश्वर यहां से जाने के बाद, रिटर्निंग वापस जाने के बाद ईश्वर मुझे चाइल्ड करने लगे। चाइल्ड का मतलब फटकारने लगे। क्यों? क्योंकि कवि को यहाँ डर है कि अब वह जो है इसके बाद अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका अकाउंट, भाई लाइफ का जो अकाउंट है वो खाली होगा। और जब उस एक तरह से उसका जो यहाँ से उसका रजिस्टर खाली पाया जाएगा ईश्वर के सामने, तो शायद ईश्वर उसको फटकारेगा, कहेगा कि मैंने तुम्हें काव्य प्रतिभा दे करके भेजा था और तुम इतने ही दिनों तक उसका प्रयोग किए और उसके बाद से तुम्हारा रजिस्टर क्या है, ये खाली दिखा रहा है। इसलिए कह रहा है लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे फटकारने लगे, ईश्वर से मुझे डांट सुननी पड़े, फटकार सुननी पड़े। लेकिन कवि जो है इतना सोचने के साथ साथ वह और भी सोचता है, कहता है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। डथ यानी कि डच, क्या ईश्वर मुझसे दिनों रात लेबर परिश्रम कराने की आशा करता है उस समय जब लाइट डिनाइट, लाइट का मतलब मेरी आंखों की ज्योति, डिनाइट का मतलब छीन लेना, इनकार करना का मतलब छीन लेना। तो क्या मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिनों रात परिश्रम कराने की आशा करता है? You can see that here is a proper use of interrogative mark. That is why it is a question that arises even in the heart of the poet John Milton. कवि जॉन मिल्टन के हृदय में यह प्रश्न उठता है। वह कहता है कि क्या ईश्वर जो है मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी मुझसे दिनों रात परिश्रम, लेबर, दिनों रात परिश्रम करने की आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मूर्खता पूर्वक, फ्रिशली, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं। यहाँ यह शब्द फॉन्डली का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि कभी बाद में आप देखेंगे कि सेस्टेट पार्ट में, कविता के सेस्टेट पार्ट में कवि ने अपने मिस्टेक को रियलाइज किया है। वह रियलाइज करता है कि मुझे ईश्वर के लिए ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पर फॉन्डली शब्द का प्रयोग वह पहले ही कर देता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं। बट लेकिन पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। आगे लिखता है दैट मर्मर सुन रिप्लाइज,
God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. दे आल्सो सर्व हिम हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो लास्ट में ये दो पंक्तियां आपको मिलेंगी। हिज स्टेट इज किंगली, बहुत सारी बातें जो है सेस्टेट पार्ट में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्टेव पार्ट है, इसलिए इसके अंतिम शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके बाद से जो है जो ऑक्टेव पार्ट में लिखा गया है इसका सीधे जो है कुछ अलग ही सेंस सेस्टेट पार्ट में आपको मिलेगा। तो कह रहा है कवि, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि क्या मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिनों रात परिश्रम कराने की आशा करता है। बट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ऊपर की सारी जो बातें लिखी गई हैं उससे कुछ अलग ही सेंस वाली पंक्तियां इसके नीचे अर्थात सेस्टेट पार्ट में आएंगी। बट पेशेंस, मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अर्थात किसको रोकने के लिए, मेरे मन में ये जो बातें उत्पन्न हो रही हैं, जो मैं अनायास बड़बड़ा रहा हूँ, ईश्वर से शिकायत कर रहा हूँ, ईश्वर को दोष दे रहा हूँ, इन सभी बड़बड़ाहटों को रोकने के लिए मेरा धैर्य सुन रिप्लाइज, जल्दी ही उत्तर देता है, जवाब देता है, जल्दी मुझे जवाब मिल जाता है। अर्थात शुरू में खुद जो है पोएट जॉन मिल्टन जो है कुछ मूर्खता पूर्वक बातें सोचता है, लेकिन अंत में उसे अपने जो है मिस्टेक जो है रियलाइज हो जाते हैं, वह उसको रियलाइज कर लेता है और तब जाकर के वह ईश्वर को दोष देना बंद कर देता है। ठीक है, तो आगे जो है इसका सेस्टेट पार्ट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए अब यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। बट पेशेंस, यहाँ अभी पूरी पंक्ति नहीं है, लेकिन इसमें भी पोएट ने जो है किसका प्रयोग किया है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का, क्योंकि यहाँ धैर्य से जवाब जो है दिलवाया जा रहा है, धैर्य ही उत्तर देता है। तो यू कैन सी दैट द वर्ड पेशेंस हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय द पोएट। यहाँ कवि ने पेशेंस शब्द को मानवीकृत कर दिया है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट हियर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इवन इन दिस फ्रेज। इस फ्रेज में आपको जो है पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार मिलेगा। सो दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द ऑक्टेव पार्ट ऑफ दिस सोनेट। इस सोनेट के ऑक्टेव पार्ट का ये हिंदी मीनिंग है। अब थोड़ा सा इसको हम इंग्लिश में भी इसकी चर्चा कर लें। इसके लिए आप ध्यान से इसको समझें, जो कुछ भी मैंने हिंदी में बताया है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। इन दिस पोएम the poet describes his sorrow, his deep agony due to his premature blindness. The poet says that whenever he thinks how he lost his eyesight before the half of his age and the world has become very dark and wide for him, God had given him a poetic talent to use in his active service, but he cannot use that talent, poetic talent, not talent, poetic talent, in active service of God because he has become blind. The poet thinks that he cannot compose any other lines due to his blindness, so his talent will be hidden
and people will think that he is no more in this world. Means there will be a moral death of the poet because he will not compose any other lines for his poetry. He says that the poetic talent that has become useless for him because he cannot use it, although he solely wants to serve God with the help of his poetic talent, and he also wants to present the true account of his life so that he may not be chided after his death by God. And he foolishly asks a question that God cannot expect any service from him if he has taken away his eyesight. Soon the poet realizes his mistake. जल्द ही कवि अपने गलती को महसूस कर लेता है and says that but patience to prevent that murmur soon replies. वो सब बातें आपको बाद में बताई जाएंगी और इसका अर्थ जो है आपको क्लियर हो गया। सेस्टेड पार्ट जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कल दे दूंगा। तब तक के लिए आप इसको दोहराते रहेंगे। थैंक यू।